कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल या हजारों साल जीने वाला पेड़, इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से? सिर्फ एक कोशिका से? ये बात दिमाग को चकरा देती है कि कैसे एक अकेली कोशिका से इतना जटिल, इतना विशाल जीवन बन जाता है। सच में ये कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज हम इसी जादुई प्रक्रिया की गहराई में उतरेंगे। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। हाँ, ये सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर नहीं, बल्कि जीवन की कहानी का सबसे बुनियादी हिस्सा है। हम समझेंगे कि कोशिकाएं कैसे बढ़ती हैं और कैसे बढ़कर नई कोशिकाएं बनाती हैं। ये वो प्रक्रिया है जो हमें बड़ा करती है, हमारे घाव भरती है और जीवन की अगली पीढ़ी को जन्म देती है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। कोशिका चक्र, ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है। क्या इसका मतलब बस एक कोशिका का दो में टूट जाना है? ये टूटने से कहीं ज्यादा है। इसे आप एक कोशिका की जिंदगी का पूरा कह सकते हैं घटनाक्रम समझिए। अच्छा। ये एक बहुत ही मुनज्जम और नियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें कोशिका पहले अपने अंदर के सारे सामान, खासकर अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की एक सटीक कॉपी बनाती है, फिर थोड़ी और बड़ी होती है, और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब जाकर वो दो नए कोशिकाओं में बंटती है। और ये सब अपने आप नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी प्रक्रिया जीन्स के सख्त कंट्रोल में होती है। अच्छा, तो ये एक पूरी तैयारी के साथ होता है इसमें। समय कितना लगता होगा? ये हर जीव और यहाँ तक कि शरीर के अलग अलग हिस्सों की कोशिकाओं के लिए भी अलग अलग होता है। जैसे एक इंसान की कोशिका को बंटने में औसतन 24 घंटे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यीस्ट, जिससे ब्रेड और बियर बनती है, उसकी कोशिका अपना पूरा चक्र सिर्फ 90 मिनट में पूरा कर लेती है। सिर्फ 90 मिनट में? और इंसान की कोशिका को 24 घंटे? हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इन 24 घंटों में से असल बंटवारा, जिसे एम प्रावस्था कहते हैं, वो तो सिर्फ 1 घंटे में हो जाता है। 1 घंटा? हाँ, 95% से ज्यादा समय तो तैयारी में ही लगता है। अरे वाह, 95% समय सिर्फ तैयारी में? मतलब असली एक्शन से पहले बहुत लंबी तैयारी चलती है। इस तैयारी वाली अवस्था को क्या कहते हैं? इसे अंतरावस्था या इंटरफेस कहते हैं। पुराने समय में वैज्ञानिक इसे विश्राम प्रावस्था कहते थे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में कोशिका में कोई खास हलचल नहीं दिखती थी। लेकिन ये नाम तो गलत हुआ फिर। हाँ, ये नाम बहुत बड़ा धोखा है। असल में कोशिका इस दौरान सबसे ज्यादा व्यस्त होती है। वो विभाजन के लिए जरूरी हर चीज जुटा रही होती है। जैसे किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग से पहले की तैयारी। तो इस तैयारी के क्या क्या चरण हैं? इसके मुख्य रूप से 3 चरण हैं। पहला है G1 प्रावस्था। G1, ओके। इस दौरान कोशिका अपने रोजमर्रा के काम करती है, ऊर्जा बनाती है, प्रोटीन बनाती है और अपना आकार बढ़ाती है। मतलब वो बस अपनी जिंदगी जी रही होती है और बड़ी हो रही होती है। बिल्कुल। और इसके बाद आता होगा सबसे जरूरी काम, डीएनए की कॉपी बनाना। एकदम सही। G1 के बाद आती है S प्रावस्था। S यानी संश्लेषण, सिंथेसिस। हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा काम होता है, डीएनए की नकल तैयार करना, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। इस चरण के बाद कोशिका के अंदर डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यहीं पर एक बात मुझे हमेशा उलझाती है। अगर डीएनए दोगुना हो गया तो क्या गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या भी दोगुनी हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। नहीं, गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे सोचिए, आपके पास एक किताब है, ये हुआ एक गुणसूत्र। एस फेज में आपने उस किताब की एक सटीक फोटोकॉपी बनाई और दोनों को बीच से स्टेपल कर दिया। ठीक है। अब आपके पास पन्ने तो दोगुने हो गए हैं, लेकिन किताब अभी भी एक ही गिनी जाएगी जब तक आप वो स्टेपल नहीं हटाते। वाह, ये तो बहुत ही सरल तरीके से समझ आ गया। मतलब गुणसूत्र अपनी जुड़वां कॉपी के साथ जुड़ा रहता है। और इस एस फेज के बाद? एस फेज के बाद आता है G2 प्रावस्था। ये कह सकते हैं कि एक तरह का फाइनल चेक है। आखिरी चेकिंग का बाद? हाँ, कोशिका ये पक्का करती है कि डीएनए की कॉपी ठीक से हुई है या नहीं, और बंटवारे के लिए जरूरी बाकी प्रोटीन बनाती है। एक बार G2 पूरा हो गया, मतलब अब कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हमारे शरीर में तो कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो कभी नहीं बनती, जैसे हमारे दिमाग की ज्यादातर कोशिकाएं या दिल की कोशिकाएं। सही। उनका क्या होता है? क्या वो इस चक्कर से बाहर हैं? हाँ, वो कोशिकाएं G1 प्रावस्था के बाद चक्र से बाहर निकल जाती हैं और एक शांत अवस्था में चली जाती हैं, जिसे G0 कहते हैं। G0 प्रावस्था? हाँ,
पर इसे रिटायरमेंट नहीं समझना चाहिए। वे उपापचयी रूप से सक्रिय रहती हैं, बस विभाजित नहीं होती। तो फिर वो करती क्या है? वो अपना खास काम करती हैं। अगर हर कोशिका सिर्फ बटने में लगी रहती तो कोई दिल की धड़कन कैसे कंट्रोल करता या कोई दिमाग कैसे सोचता। G0 अवस्था कोशिकाओं को कहती है अब बटना बंद करो और अपना खास काम करो। मतलब स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल। हालांकि जरूरत पड़ने पर, जैसे चोट लगने पर, कुछ G0 कोशिकाएं वापस चक्र में लौटकर विभाजन कर सकती हैं। कमाल है। तो 95% तैयारी पूरी होने के बाद वो 1 घंटे का एक्शन शुरू होता है, जिसे M प्रावस्था या समसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस। हाँ, माइटोसिस। इसे समविभाजन क्यों कहा जाता है? सम का मतलब है बराबर, क्योंकि इस विभाजन के अंत में जो 2 नई कोशिकाएं बनती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी कि मूल कोशिका में थी। मतलब ये एक तरह की फोटोकॉपी प्रक्रिया है। एकदम सही। हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं, जिन्हें कायिक कोशिकाएं कहते हैं, वो इसी तरह विभाजित होती हैं ताकि शरीर बढ़ सके और पुरानी टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरम्मत हो सके। तो पहले घर के अंदर का कंट्रोल रूम यानी केंद्रक बढ़ता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और फिर पूरा घर ही बीच से बढ़ जाता है। हाँ, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। पर असल में बात इतनी ही है। ठीक है, तो एम फेज के पहले एक्ट यानी केंद्रक के विभाजन में क्या होता है? इसे भी कुछ चरणों में बांटा गया है ना? हाँ, इसे 4 मुख्य एक्ट में बांटा गया है। पहला है पूर्वावस्था या प्रोफेज। प्रोफेज यानी पहला। हाँ, इसमें कोशिका के अंदर जो डीएनए के लंबे लंबे धागे फैले हुए हैं वो कसकर लिपट जाते हैं और मोटे छोटे गुणसूत्रों की शक्लें ले लेते हैं। जैसे हम यात्रा पर जाने से पहले अपने सारे कपड़े सूटकेस में पैक कर लेते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है, ताकि उन्हें संभालना आसान हो। इसी दौरान केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली भी घुलने लगती है। सब कुछ पैक हो रहा है। इसके बाद आता है मध्यावस्था या मेटाफेज। इस समय तक सारे गुणसूत्र पूरी तरह पैक होकर एकदम साफ दिखाई देते हैं। अच्छा, तो अगर किसी को गुणसूत्रों की गिनती करनी हो या उनकी बनावट देखनी हो, तो ये सबसे अच्छा समय है। और इस चरण में एक बहुत ही अनुशासित घटना होती है। सारे गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। वाह, मतलब कोशिका के अंदर ट्रैफिक पुलिस की तरह कोई है जो सारे गुणसूत्रों को कहता है चलो सब एक लाइन में लग जाओ, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। हाँ, कह सकते हैं। इस लाइन को मेटाफेज प्लेट कहते हैं। मेटाफेज प्लेट। और इसके बाद तीसरा एक्ट है पश्चावस्था या एनाफेज। अब वो समय आता है जब वो स्टेपल जो गुणसूत्र और उसकी फोटोकॉपी को जोड़े हुए था वो खुल जाता है। अच्छा, तो अब दोनों कॉपियां अलग हो जाती हैं? हाँ, और कोशिका के दोनों सिरों की ओर खिंचने लगती हैं। ये जीवन का सबसे नाटकीय क्षणों में से एक है, जब जेनेटिक जानकारी का सटीक बंटवारा हो रहा होता है। और आखिरी एक्ट? अंतिम एक्ट है अंत्यावस्था या टीलोफेज। इसमें गुणसूत्र अपने अपने सिरों पर पहुंच जाते हैं। अब वो सूटकेस की तरह फिर से खुलने लगते हैं और लंबे धागों में बदलने लगते हैं। और उनके चारों ओर नई दीवार बन जाती है। हाँ, दोनों तरफ गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर नई केंद्रक झिल्ली बन जाती है। तो अब एक कोशिका के अंदर 2 कंट्रोल रूम तैयार है। 2 कंट्रोल रूम तो बन गए, पर घर तो अभी भी एक ही है। अब इसका बंटवारा कैसे होगा? यहीं पर साइटोकाइनेसिस होता है। जंतु कोशिकाओं में ये बड़ा सीधा है। कोशिका की झिल्ली बीच से अंदर की तरफ पिचकने लगती है, जैसे हम किसी गुब्बारे को बीच से दबाएं। और वो पिचकते पिचकते कोशिका को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। बिल्कुल। और पौधों में उनकी तो बाहर एक सख्त दीवार भी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वो तो नहीं पिचक सकती। सही पकड़ा। इसीलिए पौधों में तरीका अलग है। उनमें कोशिका के बीच से एक दीवार बननी शुरू होती है जो बाहर की तरफ बढ़ती है और पुरानी दीवार से जाके जुड़ जाती है। अच्छा, तो एक नई दीवार ही बन जाती है बीच में। हाँ, इस तरह एक कोशिका के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है और वो 2 में बढ़ जाती है। तो संक्षेप में समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस हमारे लिए एक तरह की निरंतरता है। ये हमारे शरीर को बनाता है, उसे बनाए रखता है। बिल्कुल। हमारी त्वचा की ऊपरी परत हर कुछ हफ्तों में बदल जाती है। हमारे खून में हर सेकंड लाखों नई कोशिकाएं बनती हैं। ये सब इसी फोटोकॉपी मशीन की वजह से है। हाँ, ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत का आधार है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन से शरीर अपनी हूबहू कॉपी बनाता है, मरम्मत करता है, बड़ा होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की हूबहू कॉपी नहीं होते। उनमें कुछ गुण माँ से आते हैं, कुछ पिता से, और वो खुद में एक नया कॉम्बिनेशन होते हैं।
तो यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक अलग तरह का विभाजन काम करता है ना? एकदम सही। और इस दूसरे विभाजन का नाम है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। मियोसिस। यह विभाजन सिर्फ विशेष कोशिकाओं में होता है जो लैंगिक जनन में हिस्सा लेती हैं, यानी जिनसे युग्मक या गैमीट्स बनते हैं। जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु। हाँ। और इसके नाम में ही अर्ध है, मतलब आधा। तो इसका मकसद क्या गुणसूत्रों की संख्या को आधा करना है? हाँ, इसका पहला और सबसे जरूरी मकसद यही है। सोचिए, अगर शुक्राणु और अंडाणु में भी शरीर की बाकी कोशिकाओं की तरह 46 गुणसूत्र होते तो दोनों के मिलने से बच्चे में बाड़वे हो जाते और अगली पीढ़ी में 184, जीवन का पूरा गणित ही बिगड़ जाता। सही बात है। इसलिए प्रकृति ने ये तरीका निकाला जिससे युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी 23 रह जाए, ताकि जब वो मिले तो बच्चे में फिर से 46 हो जाए। ये तो बहुत जरूरी संतुलन है। तो ये होता कैसे है? इसमें क्या माइटोसिस की तरह एक ही बार बंटवारा होता है? नहीं, यहीं पर बड़ा अंतर है। मियोसिस में कोशिका 2 बार बंटती है, मियोसिस I और मियोसिस 2। 2 बार विभाजन। हाँ, लेकिन डीएनए की कॉपी सिर्फ एक ही बार, बिल्कुल शुरुआत में बनती है। 2 बार विभाजन लेकिन 1 बार डीएनए की नकल। हाँ। यहीं पर कुछ खास होता होगा। यहीं पर जीवन की विविधता का सबसे बड़ा राज छिपा है, खासकर मियोसिस I की पूर्वावस्था 1 में। अच्छा। ये अवस्था माइटोसिस की पूर्वावस्था से कहीं ज्यादा लंबी और जटिल होती है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत घटना होती है। पिता से आया हुआ गुणसूत्र और उसी का जोड़ीदार जो माँ से आया है, वो दोनों पास आकर जोड़ा बनाते हैं। और फिर जोड़ा बनाने के बाद वो एक दूसरे के हिस्सों की अदला बदली करते हैं। पिता वाले गुणसूत्र का कुछ हिस्सा टूटकर माँ वाले से जुड़ जाता है और माँ वाले का कुछ हिस्सा पिता वाले से। अरे वाह! इस प्रक्रिया को विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये विनिमय तो सुनने में छोटा सा शब्द लगता है, पर इसका मतलब तो बहुत बड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि प्रकृति हर बार जब युग्मक बनाती है तो वो ताश के पत्तों की तरह जीन्स को फेंट देती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यह है प्रकृति का रीमिक्स बटन है। रीमिक्स बटन। हाँ, ये हर गुणसूत्र पर जीन्स का एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन बना देता है। इसी वजह से आप अपने माता पिता की कार्बन कॉपी नहीं, बल्कि एक यूनिक मिश्रण है। और यही वो प्रक्रिया है जो इवोल्यूशन यानी विकास को ईंधन देती है। बिल्कुल, और प्रजातियों को नई बीमारियों और बदलते माहौल से लड़ने की ताकत देती है। ये तो अद्भुत है। मतलब हर शुक्राणु और हर अंडाणु जो बनता है वो जेनेटिक रूप से एकदम नया और अनोखा होता है। हर एक। इस विनिमय के बाद क्या होता है? इस रीमिक्स के बाद मियोसिस 1 में गुणसूत्रों के जोड़े अलग होते हैं। जोड़े अलग होते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, माइटोसिस की तरह कॉपियां अलग नहीं होती, बल्कि जोड़े अलग होते हैं। इससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अच्छा। फिर मियोसिस 2 होता है, जो लगभग माइटोसिस जैसा ही है, जिसमें गुणसूत्रों की कॉपियां अलग होती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंत में एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और चारों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और वो चारों? और सबसे बड़ी बात, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये चारों कोशिकाएं जेनेटिक रूप से न सिर्फ अपनी मूल कोशिका से अलग होती हैं, बल्कि एक दूसरे से भी अलग होती हैं। तो आज हमने जीवन की 2 सबसे जरूरी प्रक्रियाओं को समझा। एक तरफ है समसूत्री विभाजन, जो शरीर में पहचान और स्थिरता बनाए रखने के लिए हूबहू नकल तैयार करता है, स्थिरता के लिए। और दूसरी तरफ है अर्धसूत्री विभाजन, जो अगली पीढ़ी बनाने के लिए विविधता और नवीनता पैदा करता है। एक पहचान के लिए, दूसरा बदलाव के लिए। और इन चक्रों की सटीकता जीवन के लिए बेहद जरूरी है। मियोसिस ये सुनिश्चित करता है कि हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहे, और साथ ही ये विकास के लिए जरूरी विभिन्नताएं भी पैदा करता है। यही विभिन्नताएं प्रजातियों को बदलते समय के साथ अनुकूलित होने में मदद करती हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार, ये सोचना कितना अविश्वसनीय है कि कोशिकाओं के स्तर पर ये जटिल और सटीक प्रक्रिया, ये बंटवारे का नाच अरबों वर्षों से हर जीवित प्राणी में लगातार चल रहा है। हाँ, बिना रुके, बिना थके। और अगर इस नपे तुले डांस में जरा सा भी कदम लड़खड़ा जाए, एक भी गुणसूत्र कम या ज्यादा हो जाए, तो जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है?